हेलो स्टूडेंट, आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद और उग्रवाद में अंतर। आप लोग इसके पहले उदारवाद और उग्रवाद के बारे में पढ़ चुके हैं कि उदारवाद क्या है, उग्रवाद क्या है, या फिर उदारवादी राष्ट्रवादी कौन थे, उग्रवादी राष्ट्रवादी कौन थे। इस सेशन को लाने का एक ही उद्देश्य है या फिर एक ही मकसद है कि आप लोगों को ये क्लियरली पता रहे कि इन दोनों विचारधाराओं में, उग्रवादी राष्ट्रवादी और उदारवादी राष्ट्रवादी, इन दोनों विचारधाराओं में बेसिक अंतर क्या है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि उदारवाद और उग्रवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर उदारवादी दृष्टिकोण और उग्रवादी दृष्टिकोण में वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद क्या थे। तो हम लोग जब भी बताएंगे तो उनके साधनों के आधार पर, उनके मांग के आधार पर, या फिर मांग को रखने के साधन के आधार पर, मांगने के साधन के आधार पर हम उनके अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो एक जो ये दोनों विचारधाराएं थी, उदारवादी और उग्रवादी, इन दोनों का जो लक्ष्य था वो एक ही लक्ष्य था कि भारत की जनता का हित। दोनों विचारधाराएं भारत की जनता का हित चाहती थी और दोनों विचारधाराओं ने अहिंसात्मक मार्ग ही अपनाया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो इन लक्ष्य के प्राप्ति हेतु जो इनके साधन थे, इन साधनों के आधार पर हम इन विचारधाराओं में अंतर करेंगे कि किस साधन के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है साधन के आधार पर। उदारवादी जो नेता थे वे क्रमिक रूप से सुधारों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति चाहते थे। उदारवादी नेता यह जानते थे, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना उदारवादियों ने की थी, और उस समय उदारवादी नेता ये अच्छी तरह से जानते थे कि भारत की जनता अभी शिक्षित नहीं है इतनी, और भारत की जनता को राजनीतिक कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए हम अचानक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं भारत में। इसलिए वे क्रमिक सुधार चाहते थे और स्वशासन की प्राप्ति चाहते थे। यहाँ स्वशासन का मतलब है कि वे अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रह करके राजनीतिक स्वशासन चाहते थे। लेकिन जो वही उग्रवादी थे वे क्रांति व संघर्ष द्वारा स्वशासन प्राप्ति में विश्वास रखते थे कि हम क्रांति के माध्यम से स्वशासन चाहते हैं, और वे राजनीतिक स्वशासन के साथ साथ पूर्ण स्वशासन चाहते थे कि हमें अब ये मेरा देश है, हम लोग अपने देश पर खुद शासन करेंगे, हम किसी और के गुलाम बन के नहीं रहेंगे, या फिर किसी और सरकार के अंतर्गत हम लोग नहीं रहेंगे। ये मानते थे उग्रवादी। और उदारवादी जो थे वो अंग्रेजों की न्यायपूर्णता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज जो है वो कभी हमारे साथ गलत नहीं कर सकती है, कभी हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकती, वो हमारे साथ जब भी करेगी न्याय करेगी। लेकिन वही जो उग्रवादी थे वे अंग्रेजी शासन में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना ये था कि अंग्रेज हमारे देश पर इतने दिनों से शासन कर रही है, बहुत दिनों से कर रही है, लेकिन हमारे देश में इतना अकाल पड़ा, भूखमरी आई, लेकिन अंग्रेज शासन या फिर अंग्रेजी सरकार ने कभी हमारे साथ न्याय नहीं किया, हमेशा हमारे साथ अन्याय किया है। तो इसलिए वे लोग अंग्रेजी शासन में विश्वास नहीं करते थे। और उदारवादी जो थे ये सैद्धांतिक साधनों का प्रयोग तथा अपनी मांगें मनवाने हेतु प्रार्थना पत्र, भाषण, लेख आदि को उचित समझते थे। उदारवादी कभी नियम कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं करना चाहते थे, वे संवैधानिक तरीके से अपना कार्य करना चाहते थे और प्रार्थना पत्र के माध्यम से, भाषण के माध्यम से अपने मांग को रखते थे। और जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार के हक में जो मांग रहती थी उस मांग को वो पूरा करती थी, और जो उनके हक में नहीं रहता था, जो उनके हक के विरुद्ध रहता था, उस मांग को पूरा नहीं करती थी, उसे ठुकरा देती थी। और यही जो उग्रवादी थे वे ब्रिटिश शासन को अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध मानते थे और उदारवादी विचारों को भिक्षावृत्ति के नाम से पुकारते थे। वे कहते थे कि उदारवादी जो ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, लेख के माध्यम से
मांगे अपनी मांगते हैं, ये भीख मांगने के समान है। इसलिए उग्रवादी जो थे उनका साधन था प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, बहिष्कार करना। वे प्रदर्शन करते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश का कपड़ा पहनेंगे, विदेशी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ का शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपने विदेश में स्कूल खुलेगा। इन सब को वो मानते थे और हड़ताल करते थे। वे ब्रिटिश के अंतर्गत नौकरियां नहीं करना चाहते थे। इस तरीके से उग्रवादी चाहते थे। और उदारवादी जो थे वो अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत का विकास किया जा सकता है, इसमें विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार यातायात के साधन, संचार के साधन और डाक तार विभाग ये सब हमारे भारत में विकसित कर रही है, तो इनके माध्यम से हमारे भारत का विकास हो सकता है, इसमें ये विश्वास करते थे। और उग्रवादी जो थे वे अंग्रेजी शासन को भारतीय व्यवस्था के विरुद्ध मानते थे। वे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे इसमें। वे ये मानते थे कि जो भी अंग्रेज कर रही है, डाक तार विभाग का जो विकास कर रही है या फिर यातायात का विकास कर रही है, वो हमारे भारत का शोषण करने के लिए कर रही है, इसलिए वे इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और अंग्रेजी क्या बोलते हैं कि जो उदारवादी थे वे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई और उदारवादियों द्वारा ही स्थापना हुई, तो उसमें शिक्षित लोग ही पार्टिसिपेट किए थे, उसके सदस्य शिक्षित लोग ही बने थे। तो वे कहीं ना कहीं बाहर से पढ़ के आए हुए थे, यूरोप से पढ़ के आए हुए थे, पश्चिमी देश से पढ़ के आए हुए थे, इसलिए उनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का बहुत प्रभाव था। और जो हमारे उग्रवादी थे वे प्राचीन सभ्यता संस्कृति के पोषक थे। वे अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानते थे, वे उसे ख़त्म नहीं करना चाहते थे, वे उसमें अंतर नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारा भारत की ही जो संस्कृति सभ्यता हो उसी को अपनाया जाए, उसी को आगे बढ़ाया जाए। और जो उदारवादी थे वे शांतिपूर्ण राजनीति के समर्थक थे, वे शांति से अपना काम को करना पसंद करते थे। लेकिन जो वही उग्रवादी थे वो संघर्षपूर्ण राजनीति के समर्थक थे। तो ये इनका बेसिक जो है अंतर है उदारवादी और उग्रवादी में। तो उदारवादी और उग्रवादी के अंतर को देखते हुए तो लाला लाजपत राय ने लिखा था कि भारतीय कांग्रेस के जन्मदाताओं ने अपना आंदोलन शासन की प्रेरणा, उच्च पदों की छाया में या उच्च पद ग्रहण करने की आकांक्षा से प्राप्त किया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के संचालकों में अपना प्रचार शासन और शासकीय बहिष्कार से प्रारंभ किया। यानी कि लाला लाजपत राय का कहने का ये मतलब था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता थे यानी कि उदारवादी जो थे वे जो थे शासन की प्रेरणा से प्रभावित थे, यानी कि उनको स्वशासन मतलब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, उन्हें बस उच्च उच्च पद चाहिए थे, जैसे कि भारतीय संसद में भारतीयों को भी स्थान दिया जाए और भारतीयों को भी मतलब कि जॉब दिया जाए। वे मतलब इस तरीके से चाहते थे, उच्च उच्च पद ग्रहण करना चाहते थे। लेकिन जो वही राष्ट्रीय आंदोलन के संचालकों यानी कि जो उग्रवादी थे वे इनका बहिष्कार करते थे। हमें उच्च उच्च पद नहीं चाहिए, हमें क्या बोलते हैं कि जो भारतीय परिषद है उसमें सदस्यता नहीं चाहिए, आप हमें अंग्रेज़ों का कुछ नहीं चाहिए, बस अंग्रेज़ ये देश छोड़ के चले जाएं, सब कुछ तो हमारा है ही, हम उनसे क्यों मांग करें। इसलिए वे इसका बहिष्कार करते थे। इसके अलावा पूर्ववर्ती नेता ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश राष्ट्र से अपील करते थे, जबकि उग्रवादी नेता अपने देशवासियों और अपने ईश्वर से अपील करते थे। पूर्ववर्ती नेता मतलब कि जो उदारवादी नेता हैं वे ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश राष्ट्र से अपील करते थे कि हमारे साथ अन्याय मत करिए, हमारी मांग को मान लीजिए, हमें भी क्या बोलते हैं भारतीय परिषद में बैठने का मौका दीजिए, भारतीय सदस्यता को बढ़ाइए। इस तरह से ब्रिटिश सरकार से मांग करते थे, अपील करते थे। लेकिन जो हमारे उग्रवादी नेता थे वो हमारे देशवासियों से अपील करते थे कि हमें नहीं मानना है उनकी बात को, हम जो है कि अंग्रेजी शासन को नहीं मानेंगे, हम अपने शासन को स्थापित करेंगे, हमारा देश है, हम खुद शासन करेंगे, ऐसे वो अपने देशवासियों से अपील करते थे। तो ये रहा उग्रवादी और राष्ट्रवादी में बेसिक अंतर। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।